हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 319 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 320 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है आपका कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास के अध्ययन के बदलते हुए उपागमों पर चर्चा कीजिए। आपने लिखा है, किसी व्यक्ति को यदि अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करना है तो उसे अतीत के बारे में ज्ञान होना अनिवार्य होता है। वस्तुतः इसी प्रकार से किसी समाज के विकास के लिए उसके अतीत के अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत का आधुनिक अध्ययन 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जिसके पीछे का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को स्वामित्व प्रदान करने के लिए यहाँ की रीति रिवाजों परंपराओं का ज्ञान आवश्यक प्रतीत हुआ। फलतः इतिहास के आगमन का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण उदय हुआ, जिसके तहत पर्सिवल स्पीयर, मैक्स मूलर जैसे इतिहासकार प्रमुख हैं। इसके तहत इन्होंने प्राचीन भारत इतिहास के प्रस्तुतिकरण के महत्वपूर्ण विषय एक राष्ट्र की संकल्पना का अभाव, भारत में निरंकुशतावादी शासन, अलौकिक विषय की प्रति उदासीनता व भारतीय समाज में ठहराव की स्थिति आदि का एक पक्षी वर्णन किया। किंतु बावजूद इसके कुछ सकारात्मक योगदान को नकारा नहीं जा सकता, जैसे कि मैक्सू मूलर द्वारा भारतीय ग्राम समाज का वर्णन को यह जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी लिपि का पढ़ना हो। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप 19वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास के संदर्भ में राष्ट्रवादी उपागम उभरकर आया, जिसके तहत ये प्रभावित करने की चेष्टा की गई कि भारतवासियों की दुर्दशा के लिए साम्राज्यवादी प्रशासक ही उत्तरदायी हैं। यह इतिहास का प्राचीन भारत का इतिहास काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर गौरवगान करते थे। इसके तहत ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि भारत का राजनीतिक ज्ञान हो या प्रशासन से संबंधित ज्ञान, इन सबका भारतीय को अनुभव था, किंतु राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अनजाने ही हिंदू पुनरुत्थानवादी से जुड़ गया। या पुनः क्या लिखे हो, पुनः ही लिखे होगे। पुनः 1960 के बाद प्राचीन भारतीय इतिहास के आगमन होता है भाई, अध्ययन के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण उभरते हैं जो अधिक वैज्ञानिक व तर्क संगत हैं। इससे सामाजिक आर्थिक इतिहास के आगमन पर विशेष बल है। इसमें जलवायु व पर्यावरण संबंधी कारकों में महत्व दिया जाता है। साथ ही इसके साहित्यिक ऐसे नहीं लिखना है, साहित्यिक स्रोतों के विश्लेषणात्मक आगमन में काफ़ी वृद्धि हुई तथा प्राचीन अतीत पर प्रकाश पड़ा, जैसे मगध साम्राज्य के उद्भव के पीछे कतिपय शासकों के बदलते हुए सुस्पष्ट भौतिक कारणों से तलाशा गया तथा गुप्तकालीन स्वर्ण युग को कपोल कल्पित करार दिया गया। आगे बस ऐसे नहीं लिखना है इसका आंसर। देखिए, पहले तो मैं आंसर बाद में चेक करूँगा, पहले 2 से 3 चीज़ें आप लोगों को यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जैसे जब आप लोग आंसर लिखते हैं, आंसर लिखकर जब आप पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद आपको ज़रा सा भी एहसास क्या नहीं होता है आप लोगों को कि आपने जो आंसर लिखा है वो कितना गलत लिखा है। दूसरी बात, क्या आपको ये एहसास नहीं होता कि आपने जिस राइटिंग का उपयोग किया है वो मास्टर को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तीसरी बात, जो आपने फ्लो को तोड़ा है उसको क्या आप दोबारा नहीं पढ़ते अपने उत्तर को कि हाँ, हमने जो उत्तर लिखा है वास्तव में कितना अच्छा है। और अगर आपने इतना सब किया और फिर भी आपको ये लग जाता है कि नहीं हमसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन फिर भी अब दोबारा नहीं लिखेंगे, एक काम करते हैं चलो मास्टर को भेज देते हैं, तो यकीन मानिएगा कि आप ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, और ये छोटी छोटी गलतियाँ आप यकीन मानिएगा कि यूपीएससी के एस्पायरेंट के अंदर नहीं होनी चाहिए। मतलब काम चलाऊ वाला काम मत करें। काम चलाऊ का मतलब ये होता है कि हम लिख दे रहे हैं कुछ भी, हमें उस टॉपिक के बारे में भले पूरी जानकारी ना हो, हम उस टॉपिक को भले ही पूरा डिटेल में ना पढ़े हों, लेकिन कहानियाँ बना के हम एक उत्तर तो कम से कम गढ़ ही दें। और उत्तर गढ़ देंगे तो एग्जामिनर में एग्ज़ाम बैठा होगा वो चेक कर देगा। देखिए, ये यूनिवर्सिटी नहीं है,
यूपीएससी में गोल्ड मेडलिस्ट भी फेल होता है, ठीक है, और काफ़ी कम पढ़ा लिखा इंसान भी अगर अच्छे से प्रस्तुतिकरण कर देता है, तथ्य और तर्क को उचित समायोजित कर देता है तो सफल हो जाता है। कहने का मतलब इसमें ना तो बिल्कुल कम ज्ञानी चाहिए और ना ही बिल्कुल एक्सट्रीम ज्ञानी चाहिए। मध्यम मार्ग को जो फॉलो करता है वही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाता है। मध्यम मार्ग के लिए ज़रूरी होता है कि उस टॉपिक की समझ होना, उस टॉपिक के विषय में व्यापक जानकारी होना, और व्यापक जानकारी होने के बाद उसको गढ़ना साफ और स्वच्छ लेखन शैली में। अब आप ही देखिए, इस उत्तर को आपने लिखा है सही या नहीं सही वो अभी हम बताएंगे, बट ये देखिए कि इससे ये नहीं लग रहा कि आपने जल्दबाजी में बिल्कुल इन चीज़ों को लिख दिया। और ये जल्दबाजी इस चीज़ की नहीं होती कि आप अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ा रहे हो। यूपीएससी में ये भी है कि आप अगर खराब राइटिंग लिखोगे तो ये इसका डबल नुकसान होगा। अगर वो 10 नंबर में आपको 7 नंबर दे दिया है और उसको ये पढ़ने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, तो लास्ट में जाते जाते इसमें 3 नंबर पेनल्टी के लगा देगा। और 3 नंबर पेनल्टी का मतलब आप समझते हो कि 4 नंबर ही बचे, यानी कि 40%। आपने सोच कर लिखा था 70% आएंगे, और उस सोच में मतलब सोचो 3% नंबर बढ़ाने के लिए आपने अपना उत्तर ही खराब कर दिया और आपके केवल 40% बचे। तो ये गलती नहीं करना। मतलब आप लिखिए तो ईमानदारी से लिखिए, मन से लिखिए। काम चलाने वाला काम क्यों करते हो आप लोग? आप ये सोचो कि हम आपके हर एक बच्चे का आंसर अलग अलग चेक करते हैं। चाहे तो एक वीडियो बनाएं और उसमें 1 घंटे की क्लास ले लें और 10 से 20 लोगों का आंसर निपटा दें, लेकिन हम एक एक वीडियो पे बनाते हैं, एक एक बच्चे का 15 से 10 मिनट देते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं और ज़रा सा भी बोर नहीं होते, ज़रा सा भी थकते नहीं, क्योंकि अपना काम कर रहे हैं और मोहब्बत है अपने काम से। तो वही मोहब्बत अपने काम से कीजिए ना आप लोग, कि उत्तर लिखना है, जो मर्जी है सो लिख दिया, जैसा ऊपर की लाइन है, पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा मास्टर, कुछ भी लिखने से क्या फ़ायदा भाई? इससे अच्छा ना ही लिख के कोई भेजे तो ही ठीक है। मतलब और गलती जब वो करता है जिस बच्चे को अच्छे से पता है, मतलब जो पिछले 5 महीने से हमारे साथ जुड़ा है, पिछले 5 महीने से अच्छे से उत्तर लेखन की कमियों को जानता है, फिर भी वो जब गलती ऐसे करता तो क्रोध और आता है। नया बच्चा होता है तो बात अलग होती है, लेकिन जिसको हम पिछले 5 महीने से ट्रेन कर रहे हों कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, राइटिंग इतनी खराब इतनी बेकार नहीं लिखनी है, आपको कभी लाइन के बाहर नहीं जाना है। मतलब आप क्या समझते हो कि ये लाइन इतनी आपने बाहर कर ली तो आप सफल हो गए? पूरी की पूरी लाइन तो जाएगी, 3 नंबर पेनल्टी का चला जाएगा। एक ये गई, एक ये गई, एक ये गई, एक ये, 4 ये हो गई, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, ठीक है, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 9 ये हो गया, 10 ये हो गया। क्लियर? 10 लाइन का मतलब जानते हो? अगर ये 15 नंबर का आंसर है तो -10 हो जाएंगे पेनल्टी में, और फिर उसने जो दिए होंगे सो दिए होंगे। और एक और बात आपको बता दें, अगर आपका 15 नंबर का आंसर है और उसने 7 नंबर दे दिए हैं और आपने 10 नंबर की गलती की है तो -3 भी उसमें हो जाते हैं, और ये -3 आपके अगले क्वेश्चन में काट दिए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए यूपीएससी ने सख्त हिदायत दे रखी है। पहली बार जिंदगी में यूपीएससी ने अपना एक वीडियो बना के डाला यूट्यूब पर, अपनी वेबसाइट पर, कि कोई भी बंदा इस लाइन को तो क्रॉस ही ना करे, ये लक्ष्मण रेखा है। और फिर भी आप लोग जानबूझ के करते हैं। मतलब आपको पता होता है कि ये गलती हम कर रहे हैं और फिर भी गलती करते हो। हद है भाई, आप एक जिले के मालिक हो। आप ये मत सोचा करो कि आप लोग केवल एक उत्तर लिखते हो, आप एक जिला चला रहे होते हो उस उत्तर में। और अगर आप वहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक करते हो, काम चलाते हो, स्पीड में करते हो, तो इससे 3 चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि आप जब कलेक्टर बनेंगे तो आप अपने काम जल्दबाजी में करेंगे, आप जिले को तबाह होने पर छोड़ देंगे, आप जैसा काम चल रहा वैसा चलता रहने देंगे। तो आप बताइए, क्या आपको लगता है कि वो आपको आईएएस बनाएगा? जिंदगी में नहीं बनाएगा। और यही चीज़ तो चेक होती है आपकी आंसर राइटिंग में। भाई आपका ट्रेनिंग में कुछ नहीं होता है, लबासना में मौज होती है वहाँ पे। तो जो आप 5 साल 6 साल एक कमरे में बैठकर पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से अपना 100% देते हो, उसका आपको प्राइज दिया जाता है लबासना में। बस कि आप रुकिए, आराम करिए, मस्त खाइए, मस्त घूमिए, पूरे भारत को भ्रमण करिए। वास्तव में आपकी ट्रेनिंग तो यही हो जाती है, आंसर राइटिंग में ही। आपके आंसर राइटिंग से ही वो समझ जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी को, कि वास्तव में आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप फ्यूचर में आईएएस कैसे बनेंगे, कैसे देश को चलाएंगे। सोचिए, जब हम समझ जा रहे कि आप जल्दबाजी में 7 मिनट के उत्तर को लिखने में भी आप इतनी दिक्कत कर रहे हैं, 2 घंटे में अगर आप उत्तर लिखने में दिक्कत कर रहे हैं, तो सोचिए जिले के लिए आप तो वेट ही नहीं करेंगे,
अगर आपकी सीएम साहब से मीटिंग हुई तो आप कहेंगे मिलना हो सीएम को तो बताइए, नहीं तो हमारे पास टाइम नहीं है, पैसेंस ही नहीं यानी कि आपके अंदर। तो ऐसी कमियां मत लाइए साहब आप, ठीक है। आप अच्छे अभ्यर्थी हैं, देश के कंधों पर बहुत बोझ है, उस बोझ को कम करना है आपको, ठीक है ना। तो आप ही अगर जल्दबाजी में हो जाएंगे तो देश रुक जाएगा, थम जाएगा, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं आपका उत्तर। तो आपने क्या किया है अपने उत्तर में, एक तो कहानी, ये कहानियां नहीं बतानी, यूपीएससी ये कभी नहीं कहती कि आप हमें हमारे अतीत की गौरव गाथा सुनाइए, ऐसे नहीं लिख रहे आप, डायरेक्ट ऐसे पे आइए। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के अध्ययन के बदलते हुए उपागम, उपागम का मतलब ये होता है कि बदलती हुई जो धाराएं हैं, बदलती हुई जो विचारधाराएं हैं वो कौन सी हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने जब एंशिएंट इंडिया आपको पढ़ाया है, वास्तव में देखिए ऑप्शनल के क्वेश्चन है तो इसलिए यहाँ पे इनको सिंपल तरीके से बताना गलत बात हो जाती है, फिर भी हम कोशिश आपको करेंगे थोड़ा सा बता दें, बाकी जब हिस्ट्री ऑप्शनल हम पढ़ाएंगे वहाँ आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो इसमें ये कहना चाह रहा है वास्तव में कि जो भारतीय इतिहास है वो आजकल काफ़ी बदल रहा है। बदल रहा है का मतलब कि पहले इसकी जो परिभाषाएं दी गई, पहले जो कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता ऐसी थी, सांस्कृतिक अभिसरण का परिणाम था, आयातित थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी परिभाषाएं चेंज हो रही हैं। अब धीरे धीरे माना जाने लगा है कि हड़प्पा सभ्यता वहीं की लोकल संस्कृतियों का एक विकसित स्वरूप थी। एक तो ये उपागम होता है। दूसरा उपागम ये कि जैसे लोग कहते थे कि भारत में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है उस समय द्वितीय नगरीकरण नहीं आया। वास्तव में द्वितीय नगरीकरण की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत होती है हमारी जाके मौर्यों के बाद, या कुषाण या मौर्योत्तर काल के बाद, या गुप्तोत्तर के बाद। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन रेज होते हैं। तीसरी डिबेट होती है स्वर्ण काल को लेकर। कई ऐसे काल आपको इतिहास के खंड में मिल जाएंगे, गुप्ता टाइम पीरियड हो, चोला टाइम पीरियड हो, जहां अलग अलग फील्ड में उस समय का काल, कोई संगीत के फील्ड में, कोई मूर्ति कला के में, कोई मंदिर निर्माण में, तो कोई ट्रेड में स्वर्ण काल के रूप में संबोधित किया जाता है। तो उसको लेकर कई हिस्टोरियन शुरू में उसे कहते थे कि नहीं वो अंधकार का युग था, तो वो विचारधाराएं भी खंडित हुई, उनके संदर्भ में कई तथ्य आए, कई तर्क आए, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को आपको बताना है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि एक ही चीज़ को अध्ययन करने के जो विभिन्न नज़रिए हैं, उन्हीं नज़रियों को आपको इसमें संपादित करना है, उन्हें बताना है। जैसे आप बता सकते हैं कि मार्क्सवादी अप्रोच क्या थी, साम्राज्यवादी अप्रोच क्या थी, ठीक है, सबल्टन की अप्रोच क्या थी। इसमें आप बता सकते हैं राष्ट्रवादियों की क्या अप्रोच थी, राष्ट्रवादियों में भी उग्र राष्ट्रवादियों की क्या अप्रोच थी। यहाँ गलती बच्चे क्या करते हैं, राष्ट्रवादी को उग्र राष्ट्रवादी मान लेते हैं। दोनों में डिफरेंस है, राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद अलग अलग है, ठीक है। तो आप ये बताएंगे। आप जब ये बता देंगे तो आधुनिक इतिहास किस तरीके से लेखन किया जा रहा है, आधुनिक इतिहास में क्या विचार आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में शुरुआती दौर में कहा जाता था कि इसके जो नगर थे, इसकी जो सड़कें थी, वहाँ पे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बट अब जब रिसर्च हो रहा तो पता चल रहा कि नहीं साहब, समकोण पर ये सड़कें एक दूसरे को नहीं काटती थी, इनमें थोड़ा सा झुकाव था, समझ गए। कोई 80 डिग्री की थी तो कोई 70 डिग्री की थी। अर्थात ये कहना कि वहाँ की सभी सड़कें एग्जैक्ट समकोण पर काटती थी गलत है, ठीक। तीसरी चीज़, हाल ही में आप देखते हो कि सोनौली में कई प्रकार की रिसर्च चल रही है जो कि इतिहास के बदलते उपागम को फिर से व्याख्यायित करने की कोशिश कर रही कि वास्तव में आर्यों के संदर्भ में क्या जानकारी जो थी, जो कहा जाता था कि आर्य मध्य एशिया से आए, आर्य तिब्बत से आए, आर्य उत्तरी ध्रुव से आए, ठीक है, या आर्य वास्तव में हड़प्पा से ही ओरिजिन हुए। तो ऐसी बातों को भी यहाँ पे फिर से बताने की या फिर से व्याख्या करने की बातें की जा रही हैं। इसी चीज़ को आपको यहाँ बताना है, समझ रहे। इसी चीज़ को जब आप बताएंगे फिर आप बता देंगे कि वास्तव में जो प्रारंभिक भारतीय इतिहास के उपागम हैं, अभी इस पर रिसर्च का विषय है। कई ऐसे स्रोत, कई ऐसे शिलालेख, कई ऐसी लिपियां हैं जिनको अभी पढ़ा नहीं जा सका। कुछ ऐसे कालखंड हैं जिनके बारे में अभी सही जानकारी मिलना मुश्किल है। अतः अभी ये रिसर्च का विषय है, अभी इस पर रिसर्च की जाने की आवश्यकता है। ऐसे आपको इसका उत्तर लिख देना है, ठीक है। तो आप समझ गए कि वास्तव में इसको कैसे लिखना है। अब जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं तो वो निश्चिंत रहें, हम ऐसे क्वेश्चंस को फिर से अपनी एंशिएंट इंडिया ऑप्शनल की जब क्लास करेंगे वहाँ पे हम आपको फिर से इनको बताएंगे, ठीक है। तो
तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उपागम का मतलब घटक भी होता है, ठीक है, बदलते हुए घटक या बदलते हुए प्रकार। तो आप ऐसे इनको लिखिए। बाकी यहाँ पे मैक्स मूलर वगैरह इतना डिटेल से आपको नहीं बताना। हिंदू पुनरुत्थानवादी, ये लाइन लिखोगे एग्जामिनर नंबर काट देगा कि हिंदू पुनरुत्थानवादी से जुड़ा था। बात ये नहीं है कि ये लाइन यहाँ नहीं लिखनी चाहिए, बात ये ना कि वर्तमान संदर्भ में नहीं लिखना चाहिए। मतलब एग्जामिनर को सामने तुरंत पता चल जाएगा कि पक्का आप कोई देशद्रोही हो। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि एग्जामिनर चाहता है कि आपको देशद्रोही बनाए, बल्कि एग्जाम हो में ज़्यादा से ज़्यादा इस समय कौन है, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्ट्री में ऊपर से लेके नीचे तक हिंदुत्ववादी ही हैं, है ना। और वहाँ पे आप ऐसे वर्ड लिख दोगे हिंदुस्तान में रह के हिंदू पुनरुत्थानवादी वर्ड, तब तो फिर देशद्रोही कह दिया जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको शब्दों को भी लिखना है, आलोचना भी करनी है अच्छे ढंग से। मतलब सरकार को थप्पड़ मारो, लेकिन ऐसे मत मारो कि आप डायरेक्ट आपके हाथ चले जाएं, उसके सामने एक बड़ी लाइन खींच के मारो, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे वास्तव में इस समय क्या लिखना है, कौन कौन सी कमियां हैं, कैसे इसे दूर करनी है। और कोशिश करें अगली बार से जो गलतियां हमने बताई हैं आपको ये ना हो तो ही अच्छी बात है, क्योंकि आप एक सीरियस अभ्यर्थी हैं और 5 महीनों से हमसे जुड़े हुए हैं। हालांकि 5 महीने से आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे आंसर लिखना है, एक एक आंसर हमने आपको चेक किया है, सबसे ज़्यादा आप ही के आंसर चेक किए, फिर आप ऐसी गलतियाँ करते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।